यूनिफिकेशंस हम लोग स्टडी कर रहे थे और उसी में अगला आज पढ़ेंगे हम लोग यूनिफिकेशन ऑफ इंग्लैंड। बट इसके लिए अपनी जो एनसीईआरटी बुक है उसके अंदर एक चीज़ दी गई है एनसीईआरटी क्लास 10th के अंदर, दैट स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। स्ट्रेंज इसलिए था क्योंकि नॉर्मली ऐसा होता था कि रेवोल्यूशंस के बाद या लड़ाइयों के बाद यूनाइट हो रहे थे कंट्रीज। यूनाइटेड किंगडम जो था वो लड़ाइयों के बाद नहीं, इवोल्यूशन के बाद, रेवोल्यूशन की जगह इवोल्यूशन से वैसा बना है। इवोल्यूशन का मतलब कि वो बढ़ते हुए, आगे बढ़ते हुए इंग्लैंड नाम का एक कंट्री कैसे अपने आसपास वाले कंट्रीज को शामिल करेगा अपने अंदर और एक यूनाइटेड किंगडम नाम का एक कंट्री बनाएगा। कंट्री बनाने के बाद में वहाँ पे कॉमन लैंग्वेज, कॉमन रिफॉर्म्स, कॉमन लॉज, ये सारी चीज़ें लाई जाएगी। तो यही है स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन के अंदर सबसे पहली बात आती है दैट एक सिंपल सी एक हेडलाइन सी लिखी है, नेशन नॉट बॉर्न फ्रॉम रेवोल्यूशन बट इवोल्यूशन। ऐसा क्यों बोलते हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। इसको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सी चीज़ें हमें याद रखनी है, वापस वही बात, इधर की इवेंट्स जो है और क्रोनोलॉजी है वो याद रखनी है अपने को। उसके अलावा यहाँ पे कोई पर्सनैलिटी भी खास ऐसी है नहीं कि जिसका नाम याद रखा जाए। तो बहुत ही सिंपल है स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। उसकी अगर बात करें तो स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन में सबसे पहले 4 तरह के एथनिक ग्रुप्स थे। 4 तरह के एथनिक ग्रुप्स कौन कौन से? 4 पीपल, इंग्लिश, वेल्श, उसके अलावा नॉर्दर्न आयरलैंड, जो आयरलैंड वाले आयरिश हैं, और उसके अलावा स्कॉटिश है। ये 4 नेशनैलिटीज जो अभी अपने को दिखती है वो यूके के अंदर शामिल है। अभी हम लोग ये जो बात कर रहे हैं कि ओरिजिनली 18th सेंचुरी के अंदर ये 4 एथनिक ग्रुप्स थे। ये 4 एथनिक ग्रुप्स कौन कौन से? इंग्लिश, वेल्श, स्कॉटिश एंड आयरिश। ये ब्रिटिश आइलैंड्स को पर रहते थे। ये जो पार्ट है, ये सारे जो अलग अलग एथनिक ग्रुप्स है, ये 4 तरह के एथनिक ग्रुप्स याद रख पाएंगे आप। एक हो गया अपने लिए आयरिश, एक हो गए वेल्श, एक हो गए स्कॉटिश, और एक इंग्लैंड खुद थे, इंग्लैंड वाले। तो ये 4 तरह के एथनिक ग्रुप्स उधर रहते थे। इन 4 तरह के एथनिक ग्रुप्स में सबसे पावरफुल थे इंग्लिश। इंग्लिश स्पीकिंग जो जनता थी वो ज़्यादा पावरफुल थी, तो उनका राइज हुआ पावर में, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन का सबसे ज़्यादा फायदा उन्होंने ही उठाया। उसके अलावा कॉलोनियल पावर बन के उभरे, तो वो धीरे धीरे फैलाएंगे अपना पूरा राज। तो ऐसे में इंग्लिश जो थे वो पावरफुल हुए। इंग्लिश पावरफुल होकर आसपास के रीजन्स के ऊपर कब्जा करते चलेंगे। तो इंग्लिश स्टडीली ग्रू इन वेल्थ। 1688 के अंदर हुआ ये कि इंग्लिश पार्लियामेंट जो थी इट टुक कंट्रोल अवे फ्रॉम मोनार्की। पावर जो थी, रियल पावर, मोनार्की से छीन के इंग्लिश पार्लियामेंट 1688 में ले लेती है। इसमें ईयर जरूर याद रखोगे आप, ईयर इंपॉर्टेंट है स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन में। तो 1688 के अंदर ये इवेंट एक याद रखोगे आप कि इंग्लिश पार्लियामेंट ने पावर सीज कर ली। पहला अपना की फैक्ट याद रहेगा ये, इंग्लिश पार्लियामेंट जो है इंग्लैंड के अंदर हो रही है ये बात। इंग्लैंड के अंदर इंग्लिश पार्लियामेंट पावर सीज कर लेगी मोनार्की से छीन के। अब बात यह है कि मोनार्की आज भी है उधर, लेकिन पावर नहीं है उसके पास कुछ ज़्यादा। दूसरी बात अब आती है इंग्लिश के बाद अब आएगा नंबर स्कॉटिश का। वेल्श एक्चुअली पहले ही हो चुके थे, अपनी जो एनसीईआरटी बुक है उसके अंदर भी जिक्र नहीं है, बट वेल्श ओरिजिनली उनके पास पहले ही इन्होंने अपने अंदर शामिल कर लिया था। इसमें बात नहीं है तो हम लोग भी नहीं बात करेंगे, एक्स्ट्रा फैक्ट्स नहीं बढ़ाएंगे उसके बारे में। अब बात आती है कि एक्ट ऑफ यूनियन 1707 के अंदर ये लोग पास करेंगे। 1707 के अंदर जो ये एक्ट ऑफ यूनियन पास हुआ, इस एक्ट ऑफ यूनियन के थ्रू इन्होंने स्कॉटलैंड को अपने अंदर शामिल कर लिया, बिकॉज ये पावरफुल थे। अब बात वही, जिसकी लाठी उसकी भैंस, आपने हिंदी में पढ़ा होगा ये चीज। जिसके पास पावर थी तो वो अपना दबदबा दिखाएगा। इन्होंने स्कॉटलैंड को अपने अंदर शामिल कर लिया और डिक्लेयर कर दिया दैट वी आर नाउ यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन आफ्टर इंग्लैंड। आफ्टर दिस इंग्लैंड इम्पोज इट्स इन्फ्लुएंस ऑन स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड के ऊपर अपना इन्फ्लुएंस जमाएंगे, वहाँ पे अपनी लैंग्वेज, वहाँ पे अपना कल्चर, ये सारी चीज़ें प्रमोट करेंगे। स्कॉटिश का जो लोकल कल्चर था उसको दबाने की कोशिश करेंगे। ये सारी चीज़ें उधर दिखी। सप्रेशन ऑफ स्कॉटिश आइडेंटिटी। छोटा क्वेश्चन इससे अगर बन जाए तो बन भी सकता है कि हाउ डिड द ब्रिटिश सप्रेस द स्कॉटिश आइडेंटिटी। ब्रिटिश पार्लियामेंट वॉज डोमिनेटेड बाय इंग्लिश मेंबर्स। स्कॉटलैंड के जो डिस्टिंक्ट कल्चर या जो उनका पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस थे उनको सिस्टमेटिकली सप्रेस कर दिया गया। मतलब एक प्लान के तहत उनको सिस्टम बना के सप्रेस कर लिया गया, उनको दबा दिया गया, खत्म कर दिया गया। अब एक चीज़ है, आपको अगर पहले से पता हो तो अच्छी बात है कि क्रिश्चियनिटी के अंदर एक होते हैं कैथोलिक्स, जो ओरिजिनल जो पहले आए थे कैथोलिक्स, लेकिन कैथोलिक्स में कुछ कमियां थी, कैथोलिक क्रिश्चियनिटी में कुछ कमियां थी। उसके विरोध में प्रोटेस्टेंट्स इसके प्रोटेस्ट करते हुए प्रोटेस्टेंट रेफॉर्मेशन आया। तो इन 2 ब्रांचेस को कंसिडर किया जाता है क्रिश्चियनिटी के अंदर, एक हो गए कैथोलिक्स, एक हो गए प्रोटेस्टेंट्स। यहाँ से थोड़ी सी इनकी पॉलिटिक्स समझने के लिए आप इतना जरूर याद रखना कि ब्रिटिश जो थे वो प्रोटेस्टेंट्स को सपोर्ट करते थे। आयरलैंड, अब इन्होंने जब ये स्कॉटिश के ऊपर, स्कॉटलैंड के ऊपर इन्होंने कब्जा किया एक्ट ऑफ यूनियन के थ्रू, तब ये क्या करेंगे कि इधर के लोकल जो
कैथोलिक स्कॉटिश थे उनको ऑप्रेस किया, और ऑप्रेस्ड बाय द प्रोटेस्टेंट सपोर्टेड बाय ब्रिटिश। प्रोटेस्टेंट को इन्होंने सपोर्ट कर दिया तो प्रोटेस्टेंट कैथोलिक्स को सप्रेस करेंगे। समझ आ गई बात। अगला बात करते हैं आयरलैंड की। जो स्कॉटलैंड में हुआ वैसा ही कुछ आयरलैंड में करेंगे। आयरलैंड में भी ये जाके प्रोटेस्टेंट्स को सपोर्ट कर देंगे, और वहां पे लड़ाई थोड़ी ज्यादा थी कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट के बीच, तो ब्रिटिश जाके प्रोटेस्टेंट्स को सपोर्ट कर देंगे, पावर अपने हाथों में आ जाएगी इनके। इंग्लिश हेल्प द प्रोटेस्टेंट्स ऑफ द आयरलैंड टू एस्टैब्लिश देयर कंट्रोल ओवर द मेजॉरिटी कैथोलिक्स। कैथोलिक्स मेजॉरिटी थे, डिस्पाइट हैविंग मेजॉरिटी कैथोलिक्स को सप्रेस किया गया और उनको अब अपने अंदर शामिल कर लेंगे ये लोग। A revolt in 1798 led by Wolfe Tone and his secret society United Irishmen was suppressed। अभी तक इस चीज के बारे में पूछा नहीं गया है बोर्ड के पेपर में, आरबीएसई में स्पेशली पूछा नहीं गया है। सीबीएसई में पूछा गया है ये क्वेश्चन, आरबीएसई में अभी तक नहीं पूछा गया है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक सिंगल क्वेश्चन हो जाता है। हु वाज वुल्फ टॉन? वुल्फ टॉन जो था वो आयरलैंड के अंदर ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट एक रिवोल्ट लीड कर रहा था। इसकी एक सीक्रेट सोसाइटी थी यूनाइटेड आयरिशमैन। यूनाइटेड आयरिशमैन का ये लीडर था। अब बात यही है कि इनको भी सप्रेस कर दिया ब्रिटिशर्स ने। अल्टीमेटली इन्होंने इनकॉर्पोरेशन ऑफ आयरलैंड, आयरलैंड वाज फोर्सिबली इनकॉर्पोरेटेड इनटू यूनाइटेड किंगडम इन 1801। अब ये इनका यूनिफिकेशन तो कंप्लीट हुआ। यूनिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद में बिल्डिंग अ ब्रिटिश नेशन, उसके बाद ये एक ब्रिटिश नेशन बिल्ड करेंगे। नेशन बिल्ड करने के लिए क्या चाहिए होता है? कॉमन लैंग्वेज, कॉमन लॉज, कॉमन रूल्स, वही सारी चीजें, एक फ्लैग, वो ब्रिटिश वाले इंट्रोड्यूस करेंगे। इन दिस ब्रिटिश नेशन इंग्लिश कल्चर एंड लैंग्वेज वाज द मोस्ट डोमिनेंट। द सिंबल ऑफ द न्यू ब्रिटेन द ब्रिटिश फ्लैग, फ्लैग का नाम यूनियन जैक। एक नेशनल एंथम डिक्लेयर कर लिया इन्होंने, गॉड सेव आवर नोबल किंग। और उसके अलावा ये इस तरह की चीजें, वन किंगडम, वन पार्लियामेंट, वन नेशन आगे आई, और अल्टीमेटली ब्रिटेन ने अपना ये एक नेशन बना लिया। मैं हाइलाइट्स की अगर बात करें तो द फॉर्मेशन ऑफ ब्रिटिश नेशन स्टेट वाज अ रिजल्ट ऑफ इवोल्यूशन। रेवोल्यूशन से नहीं आया ये, इवोल्यूशन से आया। इवोल्यूशन मतलब आगे बढ़ के हुआ है, ये टाइम के साथ हुआ है, तो तब ये इवॉल्व होते हुए यूनाइट हुआ है। उसके अलावा पावर, वेल्थ एंड पॉलिटिकल कंट्रोल ऑफ इंग्लैंड जो था उसने बाकी और जो आसपास के नेशंस थे उनकी डेस्टिनी भी शेप कर दी। मैंने आपको शुरू में बताया था कि इंग्लैंड वाले ज़्यादा पावरफुल हो गए थे और वो अब अपना दबदबा इनके ऊपर जमाएंगे। उसी का रिजल्ट था ये, क्योंकि इंग्लैंड वाले पावर, वेल्थ एंड पॉलिटिकल कंट्रोल तीनों के अंदर सुप्रीम हो चल रहे थे, इस वजह से ये चीज़ हुई। आगे और बात की जाए तो लॉज, इंस्टीट्यूशंस एंड कल्चर वर यूज्ड टू एस्टैब्लिश द इंग्लिश डोमिनेंस। आयरलैंड का जो रेजिस्टेंस था वो स्ट्रॉन्ग था, बट उनको ब्रूटली सप्रेस किया गया। 1 मार्कर क्वेश्चन जरूर याद रखेंगे आप। वुल्फ टॉन कौन था? वुल्फ टॉन जो है वो यूनाइटेड आयरिशमैन नाम की एक सीक्रेट सोसाइटी बनाएगा, इंग्लैंड के अगेंस्ट आयरलैंड वालों को यूनाइट करने का ट्राई करेगा। उसके अलावा न्यू ब्रिटिश आइडेंटिटी वाज बिल्ट अराउंड इंग्लिश कल्चर, लैंग्वेज एंड सिंबल्स। याद क्या रखना है? सिंपल सी चीजें बता ही चुका हूं आपको। की इवेंट्स, उनका ईयर याद जरूर रखोगे। इंग्लैंड का केस तो बहुत ही सिंपल है, अपने को सिंपल सी 3-4 चीजें याद रखनी है। सबसे पहली चीज हम लोग अगर बात करें इसमें, तो इंग्लैंड के अंदर ये जो एरिया था, इस एरिया में ब्रिटिश आइलैंड्स में जिसको हम लोग बोलते हैं, उसमें 4 तरह के मेन एथनिक ग्रुप्स रहते थे। ये 4 एथनिक ग्रुप्स कौन कौन से थे? एक याद रखने का इजी तरीका ये है, आप ऐसे याद रख सकते हो, क्योंकि करंटली यूके जो है उसके अंदर ये 4 आते हैं: नॉर्दर्न आयरलैंड, इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड। तो ये आयरलैंड जो था वो उसमें इधर बात हो जाती है। तो यहाँ पे 4 तरह की ये नेशनैलिटीज या एथनिक ग्रुप्स रहते थे इधर। कौन कौन से? आयरिश थे, उसके अलावा इंग्लिश थे, उसके अलावा वेल्स और स्कॉटिश। ये 4 तरह की एथनिक ग्रुप्स इधर रहते थे। एथनिक ग्रुप्स का मतलब इनका सबका कल्चर अपना अलग अलग है, तो ये यहाँ पे रहते थे। इसके अंदर भी अब इन 4 में से जो इंग्लिश थे वो डोमिनेट करेंगे, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, इनके पास पैसा आया, पॉलिटिकल पावर आई, इंग्लिश यहाँ से डोमिनेट करना स्टार्ट करेंगे। 1688 के अंदर सबसे पहले पार्लियामेंट, इंग्लिश पार्लियामेंट सीज्ड द पावर इन इंग्लैंड, तो पार्लियामेंट के पास ये पावर आ गई। अगला उसके बाद हमने बात की 1707 एक्ट ऑफ यूनियन। एक्ट ऑफ यूनियन के थ्रू हुआ क्या? स्कॉटलैंड जो था उसको मर्ज कर लिया गया अपने साथ, इंग्लैंड ने इसको मर्ज कर लिया और डिक्लेयर कर दिया अपने आप को यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। ये इन्होंने नाम खुद को दे लिया। याद रख सकते हैं इतने से पॉइंट। तीसरा इंपॉर्टेंट इवेंट आप याद रखोगे कि अब यहाँ पे इनकी पॉलिटिक्स चलेगी, वो भी आपको याद रखनी है कि इंग्लैंड वाले जो है अपना कल्चर स्कॉटलैंड वालों के ऊपर थोपेंगे, स्कॉटिश प्रोटेस्टेंट्स को सपोर्ट करेंगे, कैथोलिक्स को सप्रेस करेंगे,
याद रहेगा इतनी सी बात। वहाँ के डिस्टिंक्ट कल्चर को सबको बर्बाद कर दिया जाएगा। पार्लियामेंट जो थी, जो कंबाइंड पार्लियामेंट होगी, उसके अंदर इंग्लिश डोमिनेंस बढ़ा रहा, जिससे स्कॉटिश कल्चर को बर्बाद कर दिया गया। अगला एक आप इवेंट जो है मेन याद रखोगे कि आयरलैंड को भी अल्टीमेटली ये लोग अपने साथ शामिल कर लेंगे। हमने अभी पीछे देखा था कि दैट आयरलैंड जो था उसको भी इन्होंने शामिल कर लिया। आयरलैंड के अंदर हाँ थोड़ा सा स्ट्रगल जरूर चला था। यूनाइटेड आयरिशमैन नाम की वो सीक्रेट सोसाइटी बनी थी, तो 1790s के अंदर 98 के आसपास जो था वो एक स्ट्रगल चला। उस स्ट्रगल के बाद में 1801 के अंदर आते आते आयरलैंड को भी अपने साथ शामिल कर लिया। बस ये इतने से फैक्ट याद रख लो। बीच के अंदर जो ये स्टोरीज है वो याद रह ही जाएगी कि स्कॉटलैंड के अंदर इन्होंने सप्रेस किया, आयरलैंड के अंदर थोड़े से ज़्यादा उनके बीच में कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट के बीच में झगड़ा था। उस चीज़ का फ़ायदा अंग्रेज उठाएंगे, प्रोटेस्टेंट्स को सपोर्ट करेंगे, कैथोलिक्स को सप्रेस कर देंगे। इंग्लैंड का यूनिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद में ये यहाँ पे एक कॉमन फ्लैग लेके आएंगे जिसको बोलेंगे यूनियन जैक। गॉड सेव आवर नोबल किंग नाम का एक नेशनल एंथम चलेगा। इस तरह से इंग्लैंड का यूनिफिकेशन भी पूरा होता है। थैंक यू।